हेलो बच्चों, डेली की तरह आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आरएलसी सीरीज सर्किट, जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे होता मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र तीनों प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो उनके प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका डेरिवेशन आपको मैं कराऊंगा। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने जितने भी यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन मिला के 50 नंबर तक आते हैं। बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के। तो मैंने उसका पीडीएफ बना के रखा है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन का, 5 नंबर वाले क्वेश्चन का, फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट का भी। तो अगर आपको जरूरत हो उसकी, क्योंकि वो बेनिफिशियल होगा, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से फंसेगा, तो अगर आपको जरूरत होगा, हमारे यूट्यूब पे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे जो यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2026 में आने वाले। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं आरएलसी सीरीज सर्किट। तो टॉपिक है आपका आरएलसी परिपथ। इसमें 7 टाइप के बनते हैं, तो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट जो टाइप का 7वें टाइप का ही बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज्यादा मोस्टली बनते हैं। तो 7 टाइप में मैं आपको 6 टाइप का जो है वो बहुत आसान है, ये वाला अगर सीख लिए तो इसी से आप 7 टाइप कर सकते हो। आया बात समझ में? तो 3 आरएलसी परिपथ होता क्या है? आरएलसी परिपथ का यूज कहां होता है? रेडियो को ट्यून करने में, ट्यूनिंग करते होंगे रेडियो को, तो रेडियो को ट्यूनिंग करने में आरएलसी सर्किट का काम होता है। या आप देखो चैनल बदलते हैं, आप रिमोट से चैनल बदलते हैं डिश टीवी का या टीवी का, तो वहां भी आरएलसी सर्किट लगा होता है, उसी का काम होता है। उसी के हेल्प से हम चैनल बदलते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो आरएलसी परिपथ, तो मान लो एक प्रतिरोध ऐसे है, एक प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है ये, और एक प्रेरक जिसका प्रेरकत्व L है, और एक संधारित्र, ये तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, और संधारित्र की धारिता C है। ये तीनों श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती स्रोत से लगे हैं, और इस प्रत्यावर्ती स्रोत का जो वैद्युत वाहक बल है वो E0 sin ओमेगा टी है, या आप बोल सकते हो B बराबर B0 sin ओमेगा टी। यह है वैद्युत वाहक बल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं B बराबर B0 sin ओमेगा टी, क्योंकि हर जगह हम B से ही अभी डिनोट करेंगे, तो B0 sin ओमेगा टी। B0 क्या है? ये मैक्सिमम वोल्टेज है, अधिकतम वोल्टेज, अधिकतम विभवांतर है इसमें। ये प्रत्यावर्ती स्रोत से तीनों लगे हुए हैं, प्रतिरोध, और यहां पर प्रेरकत्व है, यहां धारिता है C। तो अब देखना, श्रेणी क्रम में जब तीनों लगे हैं तो धारा सब में क्या होगा? सेम होगा। इसमें भी जो धारा इसमें जाएगा वही धारा इसमें जाएगा, वही धारा इसमें जाएगा। ये आप क्लास 10th में भी पढ़े हो कि अगर 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध सेम एक ही श्रेणी क्रम में लगे हैं तो उनमें धारा इक्वल होता है, धारा सेम चलता है। तो यहां भी सब में धारा सेम चलेगा। अब देखो यहां पर भी विभवांतर आएगा। ये विभवांतर जिस प्रत्यावर्ती स्रोत से हमने जोड़ा है, ये विभवांतर इसके सिरों पर भी आएगा, इसके सिरों पर भी आएगा, इसके सिरों पर भी आएगा। आया समझ में? तो जब डीसी से जोड़ते थे 3 प्रतिरोध को, 2 प्रतिरोध को, याद होगा बैटरी लगा के 2-3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े थे, वहां विभवांतर बांटते थे। यहां थोड़ा अलग तरीके से काम चलेगा। अलग तरीके से क्या? यहां पे हम ये मान लिए कि यहां विभवांतर आ रहा BR का मतलब प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, और यहां विभवांतर आया BL, और यहां विभवांतर आया BC का मतलब संधारित्र के सिरों पर विभवांतर। जब संधारित्र का प्लेट चार्ज होगा, आवेशित होगा, तो उसके बीच में विभवांतर आता है। ये संधारित्र में आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखो, जो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर आता है वो धारा के साथ चलता है। जब आप पहला टाइप देखो, 7 टाइप का क्या है मैं आपको बता रहा हूं। एक बार ना मैं 7 टाइप आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, फिर इसके बारे में बता रहा हूं। एक बार जब केवल प्रतिरोध लगा हो, इससे जब प्रत्यावर्ती स्रोत से केवल प्रतिरोध लगा हो, एक केस ये बन गया।
जब प्रत्यावर्ती परिपथ से केवल प्रेरक लगा हो, 2 केस। जब केवल संधारित्र लगा हो, 3 केस। 3 केस बना। जब R और L दोनों लगे हों, 2-2 का जोड़ा बनाओ, दोनों लगे हों, तो 4 केस हो गया। जब इससे R और C लगा हो, 5 केस। 6वां केस, जब इससे L और C लगा हो, 6वां केस। 7वां केस क्या, जब तीनों एक साथ लगे हों। आया समझ में? तो इसमें होता क्या है, जो भी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होता है और धारा होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने का मतलब, अगर धारा अधिकतम होगा तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी अधिकतम होगा, और धारा न्यूनतम होगा तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी न्यूनतम होगा। ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, तो प्रत्यावर्ती स्रोत लगातार बदलता रहता है, साइनोसॉइडल कर्व बनता है। तो अगर ये अधिकतम, धारा अधिकतम तो वोल्टेज अधिकतम, धारा न्यूनतम तो वोल्टेज न्यूनतम, साथ साथ चलने का यही मतलब है। और इसमें क्या होता है, प्रेरकत्व में क्या होता है, इसमें जो धारा होता है वो लैग करता है। लैग का मतलब जो वोल्टेज होता है वो अग्रगामी होता है। अग्रगामी का मतलब धारा से पहले, धारा से आगे चलता है वोल्टेज। रीजन क्या है, जब आप EMI पढ़ोगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो उसमें ये बताया जाता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, जब हम इधर से करंट भेजते हैं ना, तो उसका अपोज करने के लिए करंट उत्पन्न हो जाता है, जो मुख्य धारा को बार बार कैंसल करता रहता है, इसलिए धारा लेट हो जाता है। विभवांतर पहले पहुंच जाता है, धारा लेट हो जाता है। तो धारा देखना बाद में बनाए हैं, विभवांतर इससे 90 डिग्री आगे चलेगा। ये बात समझ में आया, ये 90 डिग्री आगे चलेगा। ऐसे इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री आगे, जब धारा अधिकतम होगा तो वोल्टेज न्यूनतम होगा। समझ में आ रहा है? जब धारा अधिकतम होगा वोल्टेज 0 हो जाएगा, जब वोल्टेज 0 होगा तो धारा अधिकतम हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो और भी लेक्चर जब इस पे अपलोड करेंगे एक सिंगल केस का, तब आपको और अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यहां पर क्या होता है, धारा आगे चलता है, तो धारा आगे चलता है, वोल्टेज देखना पीछे हो गया। आप खुद देखो, धारा ऊपर है, वोल्टेज पीछे है, तो यहां BC हो गया। ये समझ में आया? इसमें ऐड नहीं होता जैसे आप 10 में ऐड करते थे B1 + B2 + B3। इसमें क्या होगा, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यही मेन चीज है, बाकी तो सब आसान है। अभी आप डेरिवेशन करेंगे, देखना तुरंत समझ जाओगे। धारा और विभवांतर एक साथ चलते हैं, इसका मतलब जब धारा अधिकतम तो विभवांतर अधिकतम, जब धारा न्यूनतम तो विभवांतर न्यूनतम। प्रेरकत्व के सिरों पर क्या होता है, विभवांतर आगे चलता है, धारा 90 पीछे चलता है। आया सुनने, मतलब धारा लेट हो जाता है। और यहां क्या होगा, अच्छा एक बात बताओ, संधारित्र में पढ़े होंगे कि अगर किसी कंडेंसर को चार्ज करते हैं बैटरी लगा के, तो यहां से बैटरी लगाए और जब धारा भेजेंगे तब क्या होगा, धारा पहले पहुंच जाएगा। भाई धारा देखना यहां पहुंचेगा तब तो ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो धारा पहले पहुंच जाएगा, और जब धीरे धीरे ये चार्ज होगा तब जाके इसके सिरों पर विभवांतर आएगा। जब तक ये चार्ज नहीं होगा तब तक विभवांतर नहीं आएगा। तो धारा पहले पहुंच जाएगा, विभवांतर लेट हो जाएगा। तो यहां देखना, धारा आगे चल रहा, विभवांतर लेट है। आया समझ में? यहां तो यहां 3 टाइप का विभवांतर मिला आपको। अब तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे, बस ये समझ जाओ आप, तो बहुत आसान है। तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं, फेजर डायग्राम बोलते हैं, कला समंजक डायग्राम, फेजर डायग्राम, कला समंजक निरूपण। ये आपका धारा है ऐसे, और जो वोल्टेज का हमें डायग्राम बनाना है, तो वोल्टेज का डायग्राम विभवांतर का, तो जिस देखो धारा और विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर एक फेज में होते हैं। एक फेज का मतलब ये अधिकतम तो ये भी अधिकतम, ये न्यूनतम तो ये भी न्यूनतम। समझ में आया बात? आगे बढ़े, समझ में आ रहा बात? उसके बाद क्या होगा, यहां से देखना, जो इसके सिरों पर विभवांतर प्रेरकत्व के, वो 90 आगे चलेगा, वो 90 आगे चलेगा। मैं यहां छोटे में बना दे रहा हूं कि सब कंप्लीट हो जाए। वो 90 आगे चलेगा ऐसे, ये हो गया BL। और जो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है वो 90 पीछे चलेगा, ये हो गया BC। आ रहा बात समझ में? अब हम यहां क्या मानेंगे, ये समझ में आया? देखो धारा से BL आगे, तो इसी पे धारा से BL आगे, और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर धारा से 90 पीछे, तो BC को ऐसे कर दिए। समझ में आया? अब देखो इसमें क्या कंडीशन है,
अब इसको ना वेक्टर के तरीके से करना पड़ेगा, सदिश के तरीके से। जैसे सदिश में करते हो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो उसका हम कैसे करते हैं कि उसका परिणामी कैसे निकालते हैं, वैसे ये वेक्टर नहीं है। विभवांतर जो है वो सदिश राशि नहीं है, लेकिन यहां पर हम सदिश की तरह ट्रीट करेंगे, सदिश की तरह मान के करेंगे। फेजर डायग्राम यही बताता हमको। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये बी आर है, ये बी एल है, ऊपर की तरफ बी सी नीचे की तरफ। अब देखो तीन वेक्टर बना, धारा को भी हटा दे रहा हूं, धारा का कोई मतलब नहीं है। तीन वेक्टर बना, 1 2 3। अब तीनों सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये और ये बराबर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, करेंगे। अगर ये और ये बराबर होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देंगे, और ये बच जाएगा, केवल ये पूरा का पूरा विभवांतर ये वाला इसी पर आ जाएगा, ये सब कैंसिल कर देंगे। आ रहा बात समझ में। मान लो VL जो है वो आपका BC से बड़ा है, BL ग्रेटर देन BC, तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। BL ज्यादा है और BC कम है, ये वाला मतलब इसके सिरों पर विभवांतर ज्यादा है, इसके सिरों पर विभवांतर कम है। तो मान लो आप सदिश में पढ़े होगे, इधर 10 न्यूटन का बल है और इधर आपका इधर 10 न्यूटन का बल है, इधर 10 न्यूटन का बल और इधर 3 न्यूटन का बल, तो परिणामी कितना आएगा, 7 आएगा। किधर आएगा, ऊपर की तरफ। भाई ज्यादा में से कम घटा लो, तो मान लीजिए BL ज्यादा है, BC कम है, तो जो परिणामी होगा इसका और इसका, किसका किसका, बोलो बेटा, किसका किसका, BL और BC का, इसका और इसका परिणामी किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो मैं बना रहा हूं, कितना होगा, ऊपर की तरफ आएगा BL और डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों आएगा भाई, मान लो ये 10 है और ये 3 है, तो कितना आएगा टोटल, 7 ही तो आएगा, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जो कम हो ज्यादा हो। और यहां पर आएगा BR, ये समझ में आया, डायग्राम क्लियर है। ऊपर आएगा BL माइनस BC। अगर BC ज्यादा होता तब नीचे आता परिणामी। भाई देखो, अगर ये 10 ये 3 तो परिणामी 7 आएगा, अगर ये 3 है ये 10 है तो परिणामी नीचे नहीं हो जाएगा, तब नीचे हम बनाते, समझा। तो ये BL डिफरेंस BC। अब डिफरेंस का मतलब जो ज्यादा होगा ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं BL माइनस BC। अब देखो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में होता है, तो समांतर चतुर्भुज ऐसे बना देंगे ऐसे, और ये होगा इसका रिजल्टेंट। तो ये आपका BR है, ये रिजल्टेंट है, और ये वाला सेम है, क्योंकि यही तो परिणामी है भाई, तीनों पे परिणामी यही तो है भाई। BR इस पर है, BL इस पर है, BC इस पर है, लेकिन तीनों का परिणामी यही तो है। तो ये आपका परिणामी आ गया। तो अब इसको निकाले कैसे परिणामी, तो देखना यहां से क्या लिख सकते हैं, ये अच्छा, ये BL माइनस BC है, तो इसका भी लेंथ कितना होगा, BL माइनस BC। समझ में आ रहा बात, बोलो भाई। अगर ये BL माइनस BC है तो ये भी तो BL माइनस BC होगा। यहां से इसका भी लेंथ कितना होगा, BL माइनस BC। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, हाँ। तो ये आपका इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया, बेस। तो ये क्या बना, हाइपोटेनियस। दिख रहा, समझ में आ रहा, ये परपेंडिकुलर बना इस राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर लंब आधार, और ये क्या बन गया, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, या तो आप परिणामी निकालने का एक फार्मूला ये भी तो √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, समझ में आ रहा। तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो आप। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, B का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, √ में सॉरी BR का स्क्वायर प्लस क्या होगा, BL माइनस BC का होल स्क्वायर। ये होगा परिणामी। यही परिणामी जो ये लगा हुआ है ऐसे में। अब देखो रिजल्टेंट, यहां पे करंट था, सुनना ध्यान से। ये मान लो फाई आगे चल रहा, कितना, ये फाई आगे चल रहा है, फाई भाई 90 तो होगा नहीं, अब ये फाई आगे चल रहा है। तो अगर हमें करंट का इक्वेशन लिखना होगा, सुनना ध्यान से, ये वोल्टेज जो दिया है ये वाला है V0 sin ωt। तो करंट का इक्वेशन जब लिखने जाएंगे तो करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, मैं ही लिख दे रहा हूं करंट का इक्वेशन, I बराबर I0, ब्लैक से लिख दे रहा हूं मैं, I बराबर क्या होगा, करंट का इक्वेशन I बराबर
आई नॉट। अच्छा एक बात बताना, इसमें अब बताना परिणामी वोल्टेज ज्यादा है या करंट पीछे चल रहा, कौन आगे चल रहा है? तो देखना करंट इस रास्ते पे है और वोल्टेज उसके आगे है, तो करंट पीछे चलेगा तो हम लिखेंगे आई नॉट साइन, देखो ये साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी और उससे कितना पीछे चल रहा, फाइव पीछे चल रहा, तो यहां लिखेंगे फाइव। ये तब केस है जब बी एल ग्रेटर देन बी सी है, अगर बी सी ग्रेटर देन बी एल होगा तो यही प्लस लग जाएगा। आ रहा बात समझ में? अभी वो भी केस डिस्कस कर देंगे। अगर बी सी ग्रेटर देन बी एल होगा तो यही प्लस लग जाएगा, क्यों लगेगा वो भी समझा देंगे। इतना क्लियर हुआ आपका? अब देखो यहां से लिख सकते हैं बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। अब यहां पे हम करंट का डिवाइड कर रहे हैं, तो बी अपान आई स्क्वायर कर दिए। भाई यहां करंट का डिवाइड किए तो दोनों साइड में करंट का डिवाइड करने जा रहे हैं, बी आर अपान आई प्लस बी एल अपान आई माइनस बी सी अपान आई। ये तो देखो यहां भी आई का स्क्वायर डिवाइड किए, यहां भी आई का स्क्वायर डिवाइड किए, ये अंदर आई कॉमन लोगे तो बाहर निकलेगा, तो यहां स्क्वायर लगा है तो ये भी तो आई स्क्वायर होगा। आ रहा बात समझ में? यहां भी आई स्क्वायर से डिवाइड मारो, यहां भी आई स्क्वायर से डिवाइड मारो, यहां भी आई स्क्वायर से डिवाइड मारोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ऐसा क्यों बनाए हैं? अच्छा ये लिखा विभवांतर डिवाइड बाई धारा, तो आप 10 में पढ़ोगे बी बराबर आई आर, तो आर बराबर बी अपान आई। तो ये परिणामी विभवांतर है, ये धारा है, तो परिणामी विभवांतर बटा धारा बराबर क्या होगा? परिणामी प्रतिरोध। इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, इंपीडेंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंपीडेंस, हिंदी है प्रतिबाधा। इसी का डेरिवेशन पूछा जाता है, तो जेड हो जाएगा ये प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब देखो, जब धारा जाएगा तो कुछ रुकावट ये लगाएगा, क्योंकि इसके पास प्रतिरोध है, कुछ ये रुकावट लगाएगा, तो ये कितना रुकावट लगाएगा अभी बता रहा हूं। इसका जो रुकावट होगा बी आर अपान आई, ये है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर डिवाइड बाई धारा, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध आर स्क्वायर प्लस भाई बी अपान आई क्या होता है? प्रतिरोधी तो होगा, तो यहां भी लिखा बी एल अपान आई, ये लिखा है प्रेरकत्व के सिरों पर, प्रेरक के सिरों पर विभवांतर डिवाइड बाई धारा, तो ये हो जाएगा प्रेरक का विभवांतर, प्रेरकत्व का विभवांतर। समझ में आया कि नहीं? बोलो। इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, हिंदी होता है प्रेरण प्रतिघात। तो विभवांतर डिवाइड बाई धारा जैसे होता ना बी बराबर आई आर, तो जब ये तो प्रतिरोध के लिए हो गया, लेकिन जब आप इसके लिए लिखोगे तो यहां लिखोगे बी एल बराबर आई एक्सएल, बोलते हैं उसको आई एक्सएल। और एक्सएल को जो होता है वो ओमेगा एल के बराबर होता है। एक्सएल ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग। और एल क्या है? एल है प्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक है, प्रेरकत्व है। समझ में आया? तो बी एल बराबर आई एक्सएल आई ओमेगा एल, ये बी एल बराबर होता है। तो यहां से हम बी अपान आई बराबर क्या हो जाएगा? बी अपान आई, एक्सएल नहीं हो जाएगा, यहां से देखना बी अपान आई, आई को नीचे ले आओ तो बचेगा एक्सएल, तो एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर, सॉरी बाहर होगा स्क्वायर, गलती से लग गया, ये स्क्वायर जो होगा बाहर आएगा। इतना समझ में आया? तो जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं? जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये आपका रूट में आ जाएगा। और यही पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए, और इसी पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक लाइन और मैं कर रहा हूं। अब इसका डायग्राम बनाना होता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपसे? मैं यही साइड में लिख कर दे रहा हूं। जेड बराबर, तो जेड बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल बराबर होता ओमेगा एल। और एक चीज और मैं लिखने जा रहा हूं यही, बी एल बराबर आई एक्सएल, तो बी सी बराबर होता आई एक्सी। समझ में? बी बराबर जैसे भाई विभवांतर बराबर क्या होता है? धारा गुणे प्रतिरोध। तो ऐसे प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, तो ये प्रेरक वाला प्रतिरोध है। और यहां लिखेंगे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, ये किसका विभवांतर है? ये किसका प्रतिरोध है? ये संधारित्र जो लगाएगा उसका प्रतिरोध होता है। इसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। समझ में आया? तो इसको लिखते हैं आई इंटू 1 अपान ओमेगा सी, एक्सी को लिखते हैं 1 अपान ओमेगा सी। तो देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं क्लियर, एक्सएल जो होता है, एक्सएल जो होता है, एक्सएल आपका ओमेगा एल के इक्वल होता है, और जो एक्स होता है 1 अपान ओमेगा सी के इक्वल होता है।
ये याद रखना। अब यहीं से मैं एक्सएल और एक्सी की वैल्यू रखने जा रहा हूं, तो यहां से लिखेंगे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र तीनों श्रेणी क्रम में लिखे हैं, सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर होता है। ये सिद्ध करना होता है। इतना क्लियर हुआ आपका? कोई डाउट? ये सब क्लियर हुआ? विभवांतर में धारा का भाग देंगे, विभवांतर में धारा का भाग देंगे, विभवांतर डिवाइड बाई धारा बराबर प्रतिरोध, तो ये प्रेरक वाला प्रतिरोध होगा, ये संधारित्र वाला प्रतिरोध होगा। तो संधारित्र के प्रतिरोध को XC से लिखेंगे और प्रेरक के प्रतिरोध को XL से लिखेंगे, तो XL माइनस XC, और XL का मान होता है ओमेगा एल, XC का मान होता है 1/ओमेगा सी। तो यहां से ये बना। इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अब देखो इतना आया, तो इसको इरेज कर दे बेटा। आगे एक चीज और बताने जा रहा हूं इसी में। तो क्या क्या इसमें आपको सीखना था? ये एक सीखना था कि ये कहां से आया, ये समझ में आया? ये आपने ये ट्राइंगल बनाया था, इस ट्राइंगल से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर या तो आप √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा से कर दो, या तो यहां से कर दो। भाई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये B का स्क्वायर जो होगा BL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। धारा से भाग दे दिए, I में I से भाग यहाँ, I से भाग यहाँ, I से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर भी I² है, इधर भी I² है, तो भाग देते गए। तो ये देखो, ये प्रतिरोध किसका है? प्रतिरोधक का। ये प्रतिरोध किसका है? प्रेरकत्व का। ये प्रतिरोध किसका है? संधारित्र का। तो ये प्रतिरोध किसका? ये कंबाइन है तीनों का मिला के प्रतिरोध है, इसको बोलते प्रतिबाधा, और यही पूछा जाता है। इतना समझ में आया? तो इसमें एक डायग्राम मुझको बनाना है, डायग्राम प्रतिबाधा वाला बनाना है, प्रतिबाधा का भी ट्राइंगल बनेगा। तो इतना बेटा क्लियर हुआ पूरा? तो इसको हटा रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं, इधर मैं इरेज कर रहा हूं बस। तो इसका मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं, किसका? प्रतिबाधा के लिए। अभी देखो आप बनाए क्या थे, इधर बनाए थे BL, याद होगा आपको, इधर बनाए थे BC, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं मैं, इधर बनाए थे BL, इधर बनाए थे BC, और इधर बना था आपका BR, और इसी पे धारा था। तो परिणामी प्रतिरोध किधर आया था? इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं मैं। BL माइनस BC कहां था? ऊपर की तरफ। भाई अगर BL ज्यादा होगा तो ऊपर की तरफ रहेगा, BC ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ रहेगा। तो ये आपका BL माइनस, मैं इधर लिख दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, BL माइनस BC इधर और BR इधर। तो परिणामी प्रतिरोध ऐसे आया था, याद है? परिणामी प्रतिरोध ऐसे आया था B, और ये था BL माइनस, ये BL माइनस BC, तो ये भी BL माइनस BC। इतना समझ में आ रहा आपको? अब देखना यहां से क्या होगा। ये एंगल मान लो फाई है, और क्या पूछता वो मैं बता रहा हूं। ये एंगल फाई है, सॉरी थीटा नहीं, फाई है ये एंगल आपका फाई है। तो इसमें क्या करना है? देखो इसमें हम धारा से डिवाइड करते चले जाएं। मान लो विभवांतर 10 है और धारा का मान 2 है, तो 10 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। भाई 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा। तो इसी में धारा का डिवाइड करते जाओ तो होगा क्या देखना। इसका मैं प्रतिबाधा वाला ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूं, आया बात समझ में? तो इसमें धारा से डिवाइड करो, BR/I कर दो, तो दिशा तो वही रहेगा, लेंथ छोटा हो जाएगा, तो ये आपका प्रतिरोध मिल जाएगा R। इसी में R का डिवाइड कर दो तो लेंथ छोटा हो जाएगा। बड़ा बना रहा हूं, मत सोचना इससे बड़ा होगा, इससे छोटा रहेगा, ये R हो गया। और इधर आएगा आपका I का डिवाइड करोगे, BL और माइनस BC, इसमें I का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? XL माइनस XC आया समझ में? तो XL माइनस XC। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो इस देखो XL माइनस XC यहां भी तो लिख सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ये समझ में आ रहा है? भाई कुछ नहीं किए हैं, धारा का डिवाइड कर दिया। मान लो विभवांतर ऐसे बना था, विभवांतर मान लो 10 था, BL 10 था, और BC आपका मान लो 3 था, और BR आपका मान लो ये भी 20 मान लो।
अब इधर कितना आएगा, 7 आएगा, BL माइनस BC करेंगे 7 आएगा ऊपर की तरफ ऐसे, और ये 20 आएगा। अब इसमें हम धारा का डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ भाई, प्रतिरोध ही तो मिलेगा, विभवांतर डिवाइड बाई धारा प्रतिरोध। तो इधर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर था, डिवाइड करे प्रतिरोध मिल गया। इधर किसका विभवांतर था, BL माइनस BC था, तो उसमें धारा का डिवाइड करेंगे तो XL माइनस XC मिल जाएगा। आया समझ में? अब देखो ये आपका है Z, यही तो परिणामी प्रतिबाधा है भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट XL माइनस XC का रिजल्टेंट यही तो आएगा। ये एंगल फाई है। आ रहा क्लियर बात समझ में? तो यहां से tan फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से, tan फाई बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है XL माइनस XC, और आधार कितना है R। तो ये भी प्रूफ करने का आया हुआ है कि अगर प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं तो सिद्ध कीजिए Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर, तथा tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान R। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। इतना बात क्लियर हुआ? आगे बढ़े अब। तो ये आपका tan फाई आ गया, ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चन क्या बनता है, अगर अच्छा XL, इतना समझ में आया? मैं इसको हटा रहा हूं, ये सब बस 5 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है। मान लो I निकालना है, तो I बराबर क्या होगा, B अपान Z, परिणामी धारा, परिणामी विभवांतर डिवाइड बाई प्रतिरोध। भाई यही तो होगा, धारा बराबर विभवांतर डिवाइड बाई प्रतिरोध, तो परिणामी धारा बराबर विभवांतर डिवाइड बाई प्रतिरोध। अच्छा ये अधिकतम कब होगा, धारा अधिकतम, तो I मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम, जब Z क्या हो, न्यूनतम, मिनिमम। भाई I मैक्सिमम तब होगा जब Z मिनिमम होगा। आ रहा बात समझ में? मैं उधर वाला हटा दे रहा हूं, उधर वाला पोर्शन। एक दो दिन से स्मार्ट बोर्ड पे भी आ जाएंगे तो इरेज करने वाला ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। तो I जो है वो मैक्सिमम है, Z जो होगा, देखो ये मैक्सिमम हम चाहते, अच्छा कोई भी सर्किट हो, हम चाहते हैं उसमें धारा मैक्सिमम मिले, तो धारा मैक्सिमम करने के लिए Z को क्या होना चाहिए भाई, ये लिखा धारा, तो धारा बराबर परिणामी विभवांतर डिवाइड बाई परिणामी प्रतिरोध। इसको हम अधिकतम करना चाहते हैं, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो ये अधिकतम तब होगा जब ये क्या होगा, न्यूनतम। तो Z न्यूनतम कब होगा, अब देखो Z का फार्मूला यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो Z न्यूनतम कब होगा, जब ये और ये आपस में बराबर हो जाए, जब XL और XC बराबर हो गए। देखो ये इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, 0, स्क्वायर है तो न्यूनतम वैल्यू 0। भाई किसी चीज का स्क्वायर न्यूनतम, किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हो, न्यूनतम कितना हो सकता है, 0 के बराबर, उससे कम थोड़ी होगा, माइनस तो होता नहीं किसी चीज का स्क्वायर। इसका मतलब XL और XC आपस में बराबर हो जाएंगे तो Z आपका मिनिमम हो जाएगा। तो Z मिनिमम के लिए XL और XC आपस में क्या होंगे, बराबर, और इसको बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। पूछा जाता है LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति बताइए। तो जब XL और XC आपस में बराबर हो जाए, मतलब क्या, XL का मतलब प्रेरण प्रतिघात और XC का मतलब होता धारतीय प्रतिघात। तो जब प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात आपस में बराबर हो जाते हैं, उस समय अनुनाद की स्थिति होती है, वैद्युत अनुनाद होता है। आया बात समझ में? तो यहां से जब ये XL और XC आपस में इक्वल हो गए, अब देखना मैं Z का फार्मूला लिखने जा रहा हूं, क्रिएट करने वाला दिक्कत है, इसको हटा रहा हूं मैं। तो XL XC आपस में इक्वल होंगे तो Z कितना बचेगा, Z बराबर फार्मूला क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और दोनों आपस में बराबर हो गए, तो दोनों बराबर हो गए तो ये 0 हो जाएगा। भाई ये 0 हो जाएगा ना पूरा, तो बचेगा क्या, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर, और Z बराबर क्या हो जाएगा, R। आ रहा बात समझ में? तो ये कंडीशन है अधिकतम धारा का, और इसी को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, B अपान R। ये अधिकतम धारा का कंडीशन है, मैक्सिमम धारा B अपान R होगा। इतना है में, इसको अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की आवृत्ति भी होती है, तो अनुनाद की आवृत्ति, इतना समझ में आया कि नहीं पूरा आपको, बोलो। तो अनुनाद की, अब XL और XC को बराबर करके ओमेगा का मान निकाल सकते हैं। कैसे,
इससे देख सकते हैं एक्सएल बराबर एक्सी। तो एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, और एक्सी बराबर क्या होता है 1 अपान ओमेगा सी। ओमेगा को इधर भेज दो तो ओमेगा स्क्वायर बराबर एल को इधर भेज दो एल सी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट एल सी, और इसी को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। इसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। आया समझ में? बोलो। तो ये पूरी कहानी थी एलसीआर परिपथ की। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? फाई को बोलते हैं कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी। आया समझ में? तो पूरी कहानी ये थी कि अगर प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं तो उनके प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में। विभवांतर वाला भी जो फेजर डायग्राम बनाए थे वो भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, tan फाई बराबर लिखना पड़ेगा, और अगर अनुनाद की स्थिति पूछ लिया तो एक्सएल और एक्सी को आपस में इक्वल करा देना। इतना क्लियर हुआ आपका? तो मैं करता हूं आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी कि क्या क्या हुआ है, प्रतिबाधा क्या है, प्रेरण प्रतिघात क्या है, धारतीय प्रतिघात क्या है, ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, मैं डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।